देखो ये स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम लोग देखे थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक का द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले तत्व या यौगिक का द्रव्यमान समान होता है। न तो द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम देखे थे हम लोग इसी चैप्टर में ना, और अभी हम लोग देख रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम में क्या कहता है? कहता है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में, यौगिक तुमको यौगिक के विषय में, और मिश्रण, यौगिक और मिश्रण किसे कहते हैं और दोनों में अंतर चैप्टर नंबर 1 या 2 में देखे थे, 2 में देखे थे। तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है। हम एक यौगिक का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जल एक यौगिक है और इसका अणुसूत्र H2O होता है। जल एक यौगिक है, इस यौगिक में तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो सदैव एक समान होता है। कैसे होता है? जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। हम तुमको बताए थे 16 योग, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यू और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू। अब हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2 गुने 1 अनुपात, क्योंकि यहाँ शब्द आया है अनुपात, तो अनुपात का सिंबल इस तरह देते हैं। ये हाइड्रोजन के लिए है और ऑक्सीजन के लिए 16। वास्तव में ये जो अनुपात है वो कैसे है? 2 एका 2 अनुपात 16। हम इसको कटा देंगे, 2 अठी 16, 1 अनुपात 8 के रूप में होता है। जल के तत्व सदैव 1 अनुपात 8 के रूप में होता है, ठीक है। जैसे तुमको बताए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये अनुपात है, बटा में जो रहता है वो अनुपात ही रहता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। ये 2 कहाँ से आए? क्योंकि हाइड्रोजन 2 है यहाँ, ठीक है। तब 2 एका 2 बटे 16, इसको कटा देंगे 8 से, तो 1/8, 1/8 को ही 1 अनुपात 8 लिखा जाता है। 1 अनुपात 8 है, तुम ऐसे समझो या तो ऐसे समझो, लेकिन वो अनुपात में ही कहलाता है। जितना भी अनुपात हम देखते हैं वो भिन्न का एक रूप है। जैसे अगर 3 अनुपात 5 कह दिए, इसका मतलब होता है 3/5, या फिर अगर 5/7 कह दिए तो इसका मतलब होता है 5 अनुपात 7, ठीक है। तो यह अनुपात यही है। और यहाँ स्थिर अनुपात का नियम में हम लोग देखें कि जल में उपस्थित 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का जो रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 1 अनुपात 8 में सदैव होता है। चाहे अब संतुलित करने के लिए हम लोग कभी कभी यहाँ 2H2O कर देते हैं, तो ये जो 2 है वास्तव में हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होता है और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ अगर अनुपात में हम देखना चाहें तो इस प्रकार तुम समझो इसको, ठीक है, कि हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का अनुपात कर दिए। मान लो संतुलित, यहाँ 2 हम दे दें, क्योंकि यहाँ 2 दे नहीं सकते हैं, ठीक है। 10वां क्लास में संतुलित करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हम अंकों को लिखते हैं वो कोई भी तत्व या यौगिक के बाएं साइड वो गुना के रूप में लिखते हैं। यहाँ गुना रहता है, 2 हाइड्रोजन का 1 गुने 2/16, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन 2 एका 2 और 16, 2 अठी 16, 2 1/8, ठीक है। अब ये जो 2 है एक बार 1 से और 8 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ 2/8 गुनी 16, फिर इसको कटा देंगे, 2 एका 2, 2 अठी 16, तो फिर वही 1/8 है आया, यानी 1 अनुपात
8 ही आए, है ना। तो एक और यौगिक हम लेते हैं जो स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। वो ये है कि तुमने अमोनिया का सूत्र देखा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया, है ना। अमोनिया का होता है NH3। सूत्र इसका यही है। इसमें स्थिर अनुपात का नियम कितना है? कोई भी तत्व का अगर परमाणु द्रव्यमान तुम जान जाओगे ना, तो किसी भी तत्व का स्थिर अनुपात के नियम को तुम समझ जाओगे। बात करते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 U। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 U, होता है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बटे हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 1 × 3, 14/3 यानी 14:3 के रूप में सदैव होता है अमोनिया। ठीक है। तो फिर तुम कहीं अगर कहोगे कि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दिखाइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl होता है। ठीक है। अब क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या जान जाओगे तो परमाणु द्रव्यमान भी तुम जान जाओगे। चैप्टर नंबर 4 का 4.1 सारणी निकालो। 17 है ना, तो 17 में 34 और 35 इसका होता है। सो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 1 और क्लोरीन के लिए यहाँ पर 35.5 होता है U। ठीक है। तो स्थिर अनुपात के नियम को अगर देखें तो हाइड्रोजन बटे क्लोरीन यानी 1/35.5 यानी 1:35.5 के रूप में होता है। इसी को बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तुम नोट कर लो, तुमको इस ढंग से भी बता दिए और बटा में भी करके बता दिए, एक ही चीज़ है। देखो परमाणु के विषय में डाल्टन यानी जॉन डाल्टन इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे और जुलाहा परिवार से व्यक्ति बिलोंग करते थे, मतलब कि लीच परिवार से बिलोंग करते थे डाल्टन। ठीक है। साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, नहीं उसका पूरा नाम जॉन डाल्टन है। उन्होंने परमाणु के विषय में और भी कुछ बोला। परमाणु के विषय में हम लोग समझ गए थे, परमाणु के विषय में परिभाषा हम लोग जान गए थे कि किसी भी तत्व के अति सूक्ष्मतम इकाई को हम लोग परमाणु कहते हैं। उसको और ना तो विभाजित किया जा सकता है और उसको हम लोग खुली आँख से देख नहीं सकते हैं। वो एक सिंपल परिभाषा हम तुमको दिए थे ना, लेकिन डाल्टन ने 6 बिंदुओं में परमाणु के विषय में समझाया है। 6 बिंदु दे करके क्या समझाया कि पहला पॉइंट है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बना है। यहाँ पर एक शब्द है द्रव्य और एक होता है द्रव, दोनों अलग है। द्रव्य का मतलब होता है वस्तु और द्रव का मतलब होता है तरल। ठीक है। तो ये द्रव्य बोला गया, यहाँ पर द्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, यानी वस्तु। तो सभी द्रव्य परमाणुओं से बना है। हम तुमको शुरू में बताए थे कि सबसे मूलभूत इकाई किसी भी तत्व का परमाणु है। परमाणु के एक ही गुणधर्म के परमाणु को मिला करके वो अणु बनाया, अणुओं के मिलने से कण बनाया और कणों के मिलने से एक वस्तु का निर्माण किया। जैसे अगर चौक की बात करो तो चौक एक इतना बड़ा एक वस्तु है, चौक है ना। अब उसको और विभाजित कर दो, अब चौक को क्या करो कि तुम टुकड़ा टुकड़ा उसको चूर दो और चूर देंगे तो एक बारीक कणों में प्राप्त हो जाएगा, उसका कण कहलाएगा। और उस कण को और विभाजित करेंगे तो वो अणु कहलाएगा।
और फिर उस अणु को और विभाजित करेंगे तो वो परमाणु कहलाएगा। यहाँ कहने का वही मतलब है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बना है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में वे परमाणु यानी वे वस्तु के कण यानी द्रव्य के कण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगला है पॉइंट, तुमको ये बताया गया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। शुरू में तुमको बताए थे परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। हम लोग उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का दरकार है, ठीक है। तो एक अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उसका सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। और यही चीज़ बोला गया था द्रव्यमान संरक्षण नियम में भी। रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान संरक्षण नियम में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया था। पॉइंट नंबर 2, इसका परमाणु डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत यही कहता है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। तीसरा है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब दिए गए मैंने एक ही प्रकार के यदि तत्व हैं तो इसके परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान। एक ही तत्व के कहने का मतलब कि तत्व के सभी एक ही, यहाँ दिए गए तत्व मैंने एक ही तत्व। जैसे जल की बात करें तो जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर एक जगह और जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर एक जगह जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नहीं, 3 जगह पर अगर हम इन तत्वों को लिए हैं तो एक ही तत्व है ना। 3 जगह जल हम लिए हैं, 3 भाग में 3 बर्तन में अगर हम जल ही लिए हैं तो वो H2 ही है, सभी में H2 ही है। तो सभी का रासायनिक गुणधर्म समान होता है और सबों का परमाणु द्रव्यमान भी समान होता है। हम जल का परमाणु द्रव्यमान को कितना निकाल करके दिखाए थे, याद है तुम लोग को? हम दिखाए थे कि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हाइड्रोजन क्या को है 2 है प्लस ऑक्सीजन 16 है, तो 2 + 16 = 18 U तुमको दिखाए थे। तो ये इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा। तो स्थिर अनुपात का नियम था वो, उसके पहले हम तुमको दिखाए थे और नहीं दिखाए थे। द्रव्यमान संरक्षण नियम में दिखाए हैं, समीकरण दे करके हम बताए है कि नहीं, याद रखना तुमको। तो उसमें हम बताए ये कहता है जिसका सिद्धांत नंबर 3 में, ठीक है। सिद्धांत नंबर 4 में कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो उसका द्रव्यमान और गुणधर्म दोनों भिन्न होता है। जैसे अभी तुमको एक तत्व की बात करें, एक भिन्न तत्व, एक तत्व की बात करें जल, और एक तत्व की बात करें चूना पत्थर या फिर कली चूना, ठीक है। तो जल में H2O है और कली चूना में CaO है, ठीक है। तो इसका भौतिक और इसका भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। इसका भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों, इसका भौतिक इससे नहीं मिलेगा, इसका रासायनिक इससे नहीं मिलेगा। इसीलिए इस पॉइंट में बोला गया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये समझे हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में। अगला जो 5 नंबर में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाता है। ये जो है स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। जो लिखाए हैं स्थिर अनुपात का नियम वो यही है। लास्ट पॉइंट कहता है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, जैसे तुमने देखा था ना कि जल का परमाणु द्रव्यमान 18
और जल का स्थिर अनुपात का नियम 1:8 नहीं, वो सदैव क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो डाल्टन ने इन्हीं 6 बिंदुओं को परमाणु के विषय में चर्चा करके बताया। ये उसके 6 पॉइंट तुम याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 36 का ना। इसमें 2 तत्व यौगिक तत्व, एक ही बात है, तत्व को हम यौगिक कह सकते हैं, यौगिक को तत्व कह सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब दोनों को जब रिएक्शन कराया गया, अभिक्रिया करवाया गया, तो सोडियम एसीटेट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और जल भी बनाया। भाग लिए थे 2 और बन गए 3 यौगिक। ये भी यौगिक है और उधर वाले भी यौगिक है। अब हुआ ये कि कहता है कि इसमें आपको दिखाना है कि क्या इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ। हम तुमको बताए थे कि यदि हम बेसन लिए, पानी लिए, चीनी का चाशनी लिए, ठीक है, और तेल लिए, और हमने इन सारे चीज़ों को मिला करके क्या बनाया, बूंदिया। एकमात्र वस्तु प्राप्त हुआ हमको बूंदिया। तो बूंदिया का जो वजन है वो इसमें जितने भी इधर सामग्री लिए उसी के वजन के बराबर उधर चला जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर कहा गया। सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल, तो बनाया सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कैसे हो रहा है, जैसे दिखाते हैं। यहाँ पर इसको सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम लिया और एसिटिक अम्ल 6.0 ग्राम लिया। अब इन दोनों को ऐड करो, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, चीनी को और चाशनी को और चीनी चाशनी और पानी और बेसन को मिला, यहाँ तो मिला दिए तो कितना हो गया, 11.3 ग्राम हो गया ना। अब इधर भी 11.3 ग्राम ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं होना समझा जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर दशमलव के पहले, दशमलव के बाद 9 और 2 11, 11 और 2 13 के 3, बाकी 1 2 और 8 10 और 1 11 आया ना। दोनों तरफ समान मात्रा आया। ठीक है, अब यहाँ पर जब दोनों तरफ समान मात्रा आ गया तो लिख देंगे कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। कंप्लीट। तो ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, स्थिर अनुपात के नियम में देखे थे कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना था। हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन 1:8 दिया हुआ है। यह फिक्स है, स्थिर अनुपात नियम। स्थिर शब्द से ये एकदम स्थिर है, वो कहीं नहीं बदल सकता है। स्थिर अनुपात माने स्थिर हो गया दोनों का अनुपात। अब उसके बाद फिर स्थिर हम नहीं कर सकते हैं। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 है। अब कहता है कि इसी रेशियो में आप बताइए कि यदि 3 ग्राम हम हाइड्रोजन लें हमको ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि यहाँ पर 3 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन 3 ग्राम लेने पर, हाइड्रोजन 3 ग्राम अगर लेते हैं तो एक तो उसका परमाणु द्रव्यमान था गुने 3 अनुपात 8 गुने 3, तो ये 3 ग्राम और ये 8 दिया 24, तो 24 ग्राम
क्या लेना पड़ेगा हमको? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं, फिर तो वही एक अनुपात आठ हो जाएगा ना। जब 3 किलो हम हाइड्रोजन लेंगे तो ऑक्सीजन क्या किलो लेना पड़ेगा? जब हम 1 किलो ऑक्सीजन लिए थे तो जब 1 किलो हाइड्रोजन लिए थे तो 8 किलो हमको लेना पड़ा ऑक्सीजन। अब 3 किलो और बढ़ा देंगे तो इधर भी 3 किलो बढ़ेगा ना। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा तब? 24 ग्राम। ठीक है, 24 ग्राम। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का।